Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this BHU 2016, 2015 and 14 AMT thermodynamics and some questions from statistical mechanics solution series. So today we will discuss first 2016 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। क्वेश्चन है ए करंट ऑफ अमाउंट 1.6 एम्पियर flows through a bulb, the number of electrons that flow per second is। दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि BHU के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर होगा BHU का EMT एंड थर्मोडाइनमिक्स का, क्योंकि और इसमें भी आपको आज बहुत सारे अभी रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस वीडियो में होंगे, इससे शायद 2-4 मिल जाए। तो उसके लिए पैसेंस और धैर्य बनाए रखिएगा आप, क्योंकि BHU में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और कहीं पे कोई गलती या मिस्टेक हो जाती है या फिर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। गलतियाँ इंसान से होती हैं, हमसे भी होंगी, ठीक है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ए करेंट ऑफ अमाउंट 1.6 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए बल्ब, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो पर सेकेंड। दोस्तों करंट 1.6 एम्पियर फ्लो कर रहा है, हमको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो पर सेकेंड। सबको मालूम है करंट बह रहा है मतलब क्या बह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो ये BHU 2016 का EMT थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है दोस्तों। तो गिवन है जो उसको नोट कर लेते हैं। करंट दिया हुआ है 1.6 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है पर सेकंड, यानी टाइम 1 सेकंड दिया है, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। दोस्तों अभी जो यहाँ चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, Q की जगह पे E होगा, और E का वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोला है। करंट जो होता है दोस्तों क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो यानी Q/T, और अकॉर्डिंग टू क्वांटाइज चार्ज पढ़े होंगे Q बराबर क्या होता है दोस्तों, NE होता है, यानी NE/T। तो I बराबर Q की जगह NE/T। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि NE का वैल्यू कितना हो गया, I मल्टीप्लाइड बाई T और डिवाइडेड बाई, जस्ट हमने यहाँ क्रिस क्रॉस कर लिया। N का वैल्यू देखिए, T इधर चला गया तो I इंटू टी बाई। आई का वैल्यू करंट दिया है दोस्तों SI यूनिट में 1.6 और T दिया है 1 सेकेंड। E जो होता है दोस्तों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप देख सकते हैं 1.6 कैंसिल हो गया और -19 ऊपर गया तो कितना हो गया 10⁻+19, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तार में या बल्ब में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा 1 क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन AC वोल्टेज सोर्स विथ 120 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, द पावर लॉस इन द कैपेसिटर इज। दोस्तों यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है जो AC सोर्स से जुड़ा हुआ है, उस AC सोर्स का VRMS दिया हुआ है, और इन जनरल जो वोल्टेज दिया रहता है दोस्तों याद रखिए वो VRMS होता है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है AC सोर्स का, और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है। बोल रहा है कि पावर लॉस इस कैपेसिटर में कितना होगा। तो दोस्तों अगर आपको AC सर्किट याद हो तो पावर लॉस आपको मालूम होगा, जो पावर लॉस होता है दोस्तों वो कितना होता है V0/√2 इंटू I0/√2 cos फाई, ठीक है। जहाँ पे फाई क्या होता है दोस्तों, फाई जो है हमारा एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होता है। दोस्तों जब ओनली कैपेसिटर होता है यानी कि उसको कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, तो जो कैपेसिटिव सर्किट होता है दोस्तों उसमें वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है दोस्तों वो 90 डिग्री होता है। कितना का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो फाई कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो cos 90 जीरो होता है हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से टोटल पावर लॉस कितना होगा दोस्तों, जीरो होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए एक ऑप्शन में दे रखा है 0.000 वाट। तो मेरे विचार से इसका यही सही आंसर होना चाहिए दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ट्रिकी था, थोड़ा आसान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड E corresponding to the potential phi which is the function of position vector r and time t is equal to 0। यानी जो स्केलर पोटेंशियल है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, फाई का वैल्यू 0 दिया हुआ है।
और जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है दोस्तों, वेक्टर ए विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पोजिशन वेक्टर आर एंड टाइम टी इज इक्वल टू -1/4πε0 QT/r²r कैप। दोस्तों ये ए दिया हुआ है इतना और ये फाई दिया हुआ है 0 और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ए का वैल्यू निकालना है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है दोस्तों। आप जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो आप वो चीज़ पढ़ेंगे, अभी ड्राइव नहीं करेंगे, हम लोग सीधा रिलेशन देखेंगे। तो पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। फाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0 दिया हुआ है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है -1/4πε0 QT/r²r कैप। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगर हम लोग स्केलर पोटेंशियल फाई और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए के टर्म में एक्सप्रेशन देखें तो ये एक्सप्रेशन है, इसको याद रख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फाई उसी को बोलते हैं, या माइनस ग्रेड फाई माइनस डो ए/डो टी। दोस्तों माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का वैल्यू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और माइनस डो/डो टी ऑफ ए का वैल्यू कितना दे रखा है आप यहाँ देख सकते हैं, उसको हमने पुट किया है -1/4πε0 QT/r²r कैप। देखिए यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म 0 हो गया और ये माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस हो गया, और 1/4πε0 Q/r²r कैप बाहर आ गया। डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, डो/डो टी ऑफ से टी वाले का होगा, तो डो/डो टी ऑफ टी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना है दोस्तों, 1/4πε0 Q/r²r कैप। जो देखने से ऐसा लगता है किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन 3 ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r कैप/r²। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंजेज इन। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का किस प्रोसेस में चेंज होता है दोस्तों। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि इंटरनल आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो इंटरनल एनर्जी है दोस्तों टेम्परेचर का फंक्शन है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा और उसका चेंज 0 होगा। ठीक है, यानी इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होता है। अब हमको पूछा है किस में चेंज होता है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 किस में होगा। ठीक है दोस्तों, एडियाबेटिक चेंज की अगर हम लोग बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, डेल्टा क्यू जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो जो भी दोस्तों डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो हमारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों आपको मालूम है कि जो क्यू होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर क्यू 0 हो जाए दोस्तों तो ये इंटरनल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर हो जाएगा। और एडियाबेटिक चेंज में हम लोग को वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है दोस्तों। ठीक है, 0 वो नहीं होता है वर्क डन, जो भी एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है दोस्तों वो चेंज होगा किस में, इंटरनल एनर्जी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी क्या है दोस्तों, एडियाबेटिक चेंज ही है। तो ऑप्शन 2 सही है। साइक्लिक प्रोसेस क्यों नहीं होगा दोस्तों, इसको थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, मतलब ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है। मतलब ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और किसी एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। समझ पा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू 0, यानी कि फाइनल पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी होगा वही इनिशियल पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखें। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में भी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दोस्तों वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन है। अब फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा उसको भी देख लेते हैं दोस्तों फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, हमारा जो हीट एक्सचेंज है और वर्क डन दोनों 0 होगा, और इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, इस केस में 0 होगा। इंटरनल एनर्जी यू जो है दोस्तों इस केस में कांस्टेंट होगा फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और डेल्टा यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या होता है दोस्तों इसमें 0 होगा।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ हमने लिख भी रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो, फ्री एक्सपेंशन डेल्टा ई जीरो, आइसोथर्मल में डेल्टा ई जीरो, एडियाबेटिक प्रोसेस में जिसमें डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेलिब्रेटेड क्लॉसियस थ्योरम। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा क्या बोल रहा है, सेलिब्रेटेड या कैलिब्रेटेड क्लॉसियस थ्योरम का मतलब क्या बोल रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो थोड़ा इसको आप चेक कर लें। ओके, फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द एब्जॉर्प्शन पावर इज। दोस्तों परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इट इज़ 1। इसको याद रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। विनस डिस्प्लेसमेंट लॉ इज। दोस्तों विनस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है वो लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। ठीक है, तो इस तरह से टी इधर आ जाएगा तो लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। इसको ख्याल रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे हमने तीनों का सॉल्यूशन लिख रखा है एक ही बार में, ताकि जो लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का। ए कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन ICU टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द स्टीम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इट्स इफिशियंसी इज। दोस्तों एक कार्नोट इंजन है जो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वर्क कर रहा है, तो अपने को क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको T1 और T2 दिया हुआ है, यानी कि सोर्स और सिंक टेम्परेचर। T2 कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। T1 दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 + 273 यानी 373 केल्विन। अब आप सोच रहे होंगे 0 डिग्री को पहला टेम्परेचर को हमने T2 क्यों लिया और बाद वाला को T1 क्यों लिया, तो आपको बताते चलें कि T1 जो होता है वो सोर्स टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं, और जो T2 होता है वहाँ पे सिंक टेम्परेचर है। तो दोस्तों T1 हमेशा ग्रेटर देन T2 होता है, यानी कि सोर्स टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है किससे, सिंक टेम्परेचर से। तो इसीलिए ख्याल रखिए कि जो टेम्परेचर बड़ा है उसको T1 माने हमेशा, और जो टेम्परेचर छोटा है उसको T2 माने। क्लियर है। अब जो इफिशियंसी होता है दोस्तों, ईटा इक्वल टू क्या होता है कार्नोट इंजन का, 1 - T2/T1, यानी कि 1 T2 कितना है 273 डिवाइडेड बाई T1 कितना है दोस्तों 373, यानी 1 - 0.7319। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.268। परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100% कर लिया है, यानी कि 26.8% के लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी है लगभग 26.8%। आंसर देख लेते हैं दोस्तों, आंसर भी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासियस क्लेपेरन क्लेपेरन इक्वेशन इज। दोस्तों ये क्लासियस क्लेपेरन इक्वेशन है, dp/dt इक्वल टू L डिवाइडेड बाई T(V2 - V1)। ये जो है ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको आप याद रख लें, बेहतर होगा। हमने यहाँ पे इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिखाया है, लेकिन आप याद रखें इसको, इसे बहुत ही आसान है। बहुत इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अलाउड मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका भी हमने डेरिवेशन नहीं किया है। इसका आंसर याद रख ले, जो नंबर ऑफ मोड्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू डी लैम्डा, इट इज़ नथिंग बट 8π λ² ठीक है, वैसे सी द स्पीड ऑफ लाइट। रिमेंबर इट, दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन।
अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए वेंडर वाल्स गैस इज। दोस्तों क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वेंडर वाल गैस का वो होता है 8A/27 RB। TC जो होता है आई थिंक मैं अगर सही हूँ तो इट इज़ 8A/27 RB। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों। ये तो VC होता है 3B क्रिटिकल वॉल्यूम, और क्रिटिकल प्रेशर होता है आई थिंक A/27 B²। कुछ होता है, पता नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। फिलहाल क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा है जो ऑप्शन बी है 8A/27 RB, वेयर A and B आर वैंडरवाल्स पैरामीटर एंड R इज गैस कांस्टेंट। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। ऊपर में जो अभी 3 क्वेश्चन देखें उनके आपको एक एक करके मैं यहाँ पे आंसर दिखा रहा हूँ, ताकि जो लोग PDF पढ़ेंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A Gaussian surface encloses no charge. Only one of the following is true for a point inside it. एक गॉसियन सरफेस किसी तरह का कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है। अगर चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा दोस्तों, मस्ट भी जीरो होगा। ठीक है, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है इनसाइड में, वो सरफेस के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ द चार्ज इनसाइड, इट ओनली डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द सरफेस। सो फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि फ्लक्स कितना होता है दोस्तों, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी तरह का चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन नेट फ्लक्स जीरो होगा, ये भी बात ध्यान देने वाली है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो, ये भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो होगा, ये नेट फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, सिर्फ फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए मेरे विचार से होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिपेंड करता है चार्ज पे। ठीक है, ये गलत है मेरे विचार से। नेट फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि जितना आ रहा है, हो सके अगर 5 कूलम आ रहा है 5 कूलम निकल जा रहा है तो नेट चार्ज जीरो है, तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, लेकिन आने वाला फ्लक्स जीरो नहीं होगा, सिर्फ जाने वाला फ्लक्स काउंट करेगा तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो वहाँ सिर्फ फ्लक्स जीरो बोला है, नेट फ्लक्स नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी जीरो इसलिए बोला है क्योंकि पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर चार्ज नहीं है तो वो जीरो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो Q जीरो हो जाने के कारण जीरो हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने थोड़ा बहुत बोला कंसेप्ट वो धसा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों जो लो टेम्परेचर है प्रोड्यूस किया जाता है बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन और पैरामैग्नेटिक साल्ट। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन से क्या होता है कि हम लोग उस मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिमूव करते हैं, जो अंदर से पास हो रहा था वो बाहर से पास होने लगता है। तो जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड पास होने लगता है तो फिर इस तरह से ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खोने लगता है और टेम्परेचर लॉस करता है। ठीक है, फिर उसका सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। An electromagnetic wave going through vacuum is described by E equal to E naught sin kx minus omega t and B equal to B naught sin kx minus omega t. Then one of the following is true. दोस्तों हवा में यानी वैक्यूम में आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन दिए हुए हैं। ए इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और आपको बताते चले वेलोसिटी सेलेक्टर, अगर टॉपिक आप पढ़े होंगे मैग्नेटोडायनेमिक्स में या मूविंग चार्ज पार्टिकल डायनेमिक्स में, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो रेशियो होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। और चूँकि ये EM वेव्स हैं तो और वैक्यूम में इनका स्पीड c होता है, तो ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी हो गया। और अपन जानते हैं c इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है दोस्तों, तो नहीं भी जानते हैं तो याद रख ले, वेलोसिटी को ओमेगा बाई के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा बाई के हो गया। अब ये नॉट को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए बी नॉट को ओमेगा से, तो क्या हो गया, ये नॉट के इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
mean free path of the molecules of a gas at pressure P and temperature T is 2 micrometer। दोस्तों मीन फ्री पाथ दिया हुआ है किसी गैस मॉलिक्यूल का जब प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, तब वो कितना है दोस्तों 2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इफ़ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डबल देन मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल वुड बी। अब कह रहा है कि दोस्तों अगर प्रेशर और टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए तो मीन फ्री पाथ कितना होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में हम लोग मीन फ्री पाथ देख लेते हैं। दोस्तों जो मीन फ्री पाथ होता है उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा का फॉर्मूला होता है KT/√2πd²P। आप देख सकते हैं के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, √2 और पाई कांस्टेंट है, डी है उसका मॉलिक्यूलर डायमीटर, टी टेम्परेचर है और पी प्रेशर है। जब टेम्परेचर टी था और प्रेशर पी था तब ये लैम्डा का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 माइक्रोमीटर है, यानी KT/√2πd²P का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोमीटर। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को क्या कर रहा है दोस्तों, डबल कर रहा है, तब हमको मीन फ्री पाथ निकालना है। तो व्हेन टेम्परेचर इज 2T, T टेंड्स टू 2T एंड प्रेशर इज डबल यानी कि P टेंड्स टू 2P, देन लेट अस सपोज द न्यू मीन फ्री पाथ इज लैम्डा प्राइम। सो लैम्डा प्राइम इक्वल टू K और T के जगह 2T डिवाइडेड बाई √2πd² और P के जगह 2P। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल जो फॉर्मूला था अभी ऊपर में उसमें पुट कर रहे हैं, टी के जगह 2T और प्रेशर के जगह 2P। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो गया तो बचा फिर से वही एक्सप्रेशन KT/√2πd²P एंड दिस इज नथिंग बट यू कैन सी हियर दिस इज लैम्डा एंड विच इज 2 माइक्रोमीटर। ये KT/√2πd²P क्या है दोस्तों, ये लैम्डा है जिसका वैल्यू कितना है 2 माइक्रोमीटर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लैम्डा प्राइम है वो भी कितना आ गया, लैम्डा के बराबर इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर कितना के बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो हमने माइक्रो हटा लिया तो 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारा न्यू वेव मीन फ्री पाथ होगा वो कितना होगा 2 × 10⁻⁶ मीटर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं कि 2 × 10⁻⁶ मीटर ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। Okay, so next question. If the radius of a spherically symmetric black body radiation enclosure becomes 1/4 of the original, the temperature will become, assuming adiabatic process। दोस्तों जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनक्लोजर होता है उसमें अगर आप ब्लैक बॉडी उसमें आप अगर एडियाबेटिक प्रोसेस को कंसिडर करते हैं तो पिछला क्लास में हमने एक रिलेशन निकाला था, PHU का ही प्रॉब्लम था उसमें। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इन ब्लैक बॉडी इनक्लोजर टेम्परेचर और वॉल्यूम में ये रिलेशन होता है। इसको प्रूव किया था हमने PHU का ही किसी प्रीवियस ईयर 2018 या 17 का पेपर में, कि जो टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम V⁻⁴ का जो प्रोडक्ट होता है दिस इज मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर T और वॉल्यूम को 4/3 πRQ लिख सकते हैं। स्फेरिकल इनक्लोजर है, रेडियस R है, क्वेश्चन में बोला है। तो 4/3 πRQ का पावर होल पावर V⁻⁴ इक्वल टू कांस्टेंट। अब देख सकते हैं R का पावर 3 और ये मल्टीप्लाइड बाई पावर 1/3, तो नीचे 3 ऊपर 3 कट जाएगा तो सिर्फ R बचेगा। तो टेम्परेचर T इंटू रेडियस R मल्टीप्लाइड बाई ये बाकी कांस्टेंट है 4/3 इंटू पाई का पावर 1/3 देख सकते हैं, ये पूरा कांस्टेंट है, उधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा यानी RT इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है R1T1 इक्वल टू R2T2। अगर RT कांस्टेंट है मतलब उसका कंपोनेंट मस्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो T2 कितना होगा दोस्तों, R1T1 डिवाइडेड बाई R2। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेडियस जो है 1/4 हो जा रहा है, यानी कि जो फाइनल रेडियस है R2 इनिशियल रेडियस R1 का 1/4 हो जा रहा है। तो आप टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बताइए इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने फाइनल टेम्परेचर T2 मान लिया, इनिशियल T1 मान लिया। तो देखते हैं T2 कितना टाइम्स ऑफ T1 आ रहा है। R1 इज द इनिशियल रेडियस रहने दिए, T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर रहने दिए, R2 इज द फाइनल रेडियस कितना हो जा रहा है इनिशियल का 1/4 यानी R1/4। अब देख सकते हैं R1 कट गया और 4 ऊपर चला गया तो ये 4T1 हो गया। तो इस तरह से T2 कितना निकला दोस्तों 4T1 निकला, यानी कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर का कितना है 4 टाइम्स है।
तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल का कितना होगा, तो ये 4 टाइम्स होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The the Maxwell equation that remains unchanged when the medium is changed is as follow। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी ये जो टर्म है ये शायद इनवेरिएंट रहता है, तो मीडियम चेंज होने पे शायद ये टर्म चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा डाउट है इस पर भी, मुझे डाउट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन 3 इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। If a plane electromagnetic wave propagating in space has an electric field of amplitude 9 into 10 to the power 3 volt per meter, then the amplitude of magnetic field is। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट का एम्पलीट्यूड निकालना है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैक्यूम में फ्री स्पेस में मूव कर रहा है। दोस्तों एम वेव जब फ्री स्पेस में मूव करता है तो इनका स्पीड होता है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है इन फ्री स्पेस। दोस्तों जो ए नॉट पर बी नॉट का रेशियो होता है वो स्पीड होता है, और स्पीड फ्री स्पेस में एम वेव का कितना होता है, सी होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ से आप आसानी से बी नॉट को लिख सकते हैं ई नॉट बाई सी के टर्म में, और ई नॉट मालूम है, सी मालूम है। ई नॉट है 9 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ और सी कितना होता है 3 × 10⁻8। 3 3 जा 9 तो 3 बचा, और ये 10 का पावर यहाँ 3 है, ये +8 ऊपर जाएगा तो -8, तो 10⁻³ -8 यानी कि 10⁻⁻5। तो 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। The specific internal energy of an ideal gas is dependent on its। दोस्तों जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस का वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और यही कारण है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 टेम्परेचर ओनली। ठीक है, मुझे लगता है कि 2015 में पहुंच गए हम। 16 के क्वेश्चन ख़त्म हुए, अब ये 2015 के क्वेश्चन है BHU के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी KT एंड एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी KS। दोस्तों आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी के बीच का रिलेशन बताना है, तो उनके बीच में क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा उसको बताना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, मतलब ये बहुत सारे रिलेशन है जिससे आप इस चीज़ को बता सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द इज दैट वन ऑफ जो एक्सप्रेशन है दोस्तों ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि KS = KT - VT α² P/CP। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्टीमेटली जो है KT में इतना सारा टर्म घटाया गया है, तब KS के बराबर है KT, यानी KT बड़ा होगा। इसको में घटाया गया है इतना टर्म, तब वो KS के बराबर हो रहा है, यानी KT क्या है दोस्तों, बड़ा है, यानी कि KT इज ग्रेटर देन KS। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन KT इज ग्रेटर देन KS, यानी कि ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन ऑफ ए रियल गैस थ्रू ए पोरस प्लग
द फॉलोइंग क्वांटिटी इज द सेम इन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द गैस। दोस्तों थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है और चेंज इन इंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, ये भी जीरो होता है। तो चेंज इन इंथैल्पी भी जीरो होता है, मतलब इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ इंथैल्पी इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू ऑफ इंथैल्पी। क्योंकि चेंज इन इंथैल्पी जीरो होता है, इसका मतलब क्या है कि इंथैल्पी फाइनल माइनस इंथैल्पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इंथैल्पी फाइनल इक्वल टू इंथैल्पी इनिशियल, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे इंथैल्पी सेम होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक बताया था कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू इंथैल्पी का सेम होता है वैल्यू। वर्क डन जीरो होता है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, याद रखें, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्वेश्चन आ सकता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी हमेशा चेंज और इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करता है, इसको भी याद रखें। नो डिक्रीज करता है, याद रखें, इंक्रीज तो पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। 1 kilogram of water at 273 Kelvin is brought into contact with a heat reservoir at 373 Kelvin. When the temperature of water becomes 373 Kelvin, the change in the entropy of the universe is in SI units. For water, Cp equal to 4200 joule per kg per Kelvin. दोस्तों एक वाटर बॉडी है जिसका मास है 1 kg और ये कितना टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि 273 केल्विन पे। आप देख सकते हैं हमने एक वाटर बॉडी लिया है जिसका मास 1 kg है और ये इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 मान लेते हैं जो कितना है 273 केल्विन। ये जो है इसको एक रिजर्वॉयर से, हीट रिजर्वॉयर से क्या किया गया है दोस्तों, कनेक्ट किया गया है, जिसका टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन और उसको हमने T2 मान लिया। अब Cp जो दिया हुआ है दोस्तों ये 4200 दिया हुआ है, हीट कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब डेल्टा एस यूनिवर्स का बताना है, यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है वो हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिजर्वॉयर। तो दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर ऐड कर लेंगे। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वाटर निकालेंगे तो वाटर का टेम्परेचर दोस्तों T1 से लेकर T2 तक राइज करेगा, यानी कि dQ/T, और क्या फार्मूला होता है dQ/T। तो T1 से T2 dQ का mCp/dt लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई T। mCp कॉमन ले लेंगे तो T1 से T2 dt/T, और dt/T का इंटीग्रेशन होगा ln T। समझ पा रहे हैं, तो mCp और ये ln T और इस पर लिमिट है T1 से T2। तो जब लिमिट रखेंगे तो ln T2 माइनस ln T1 हो जाएगा, और ln A माइनस भी ln A/B होता है, यानी ln T2/T1। तो mCp ln T2/T1, m का वैल्यू 1 है, Cp 4200 है, ln T2 373 है और T1 273 है। इसको जब फाइनली आप सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू निकाल के और 4200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा 1310.84 जूल पर केल्विन, जो ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब दोस्तों रिजर्वॉयर क्या करेगा, हीट जो है उतना वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो उस पर नेगेटिव साइड होगा, मतलब वाटर जितना गेन करेगा उतना ही वो रिलीज करेगा, ठीक है। यानी डेल्टा एस रिजर्वॉयर कितना होगा, माइनस डेल्टा Q/T, और ये उतना ही हीट होगा जितना, बस एक नेगेटिव साइन इसलिए होगा क्योंकि एक ले रहा है तो दूसरा दे रहा है, ठीक है, अपोजिट साइन होगा। तो माइनस mCp/dt/T2, टी के जगह T2 यूज किए हैं क्योंकि रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कितना है T2 है 373, जिसको हम लोग एज्यूम किए हैं। तो माइनस m1 है दोस्तों, Cp 4200 है, dt चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 373 माइनस 273, यानी कि T2 माइनस T1, और डिवाइडेड बाई T2 कितना है दोस्तों 373 है। अब देख सकते हैं कि ऊपर में जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, -4200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 373। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा -1126.005 जूल पर केल्विन। तो इस तरह से दोस्तों जो डेल्टा एस यूनिवर्स है हमारा, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एस वाटर प्लस डेल्टा एस आर, यानी रिजर्वॉयर, दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐड अलजेब्रिक ऐड करेंगे तो 184.8 आ रहा है, यानी कि 184.8।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग नियरेस्ट आंसर हमारा 185 जूल पर केल्विन है। राउंड अप करेंगे तो चूंकि 8 है पॉइंट के बाद, तो इसको लगभग 185 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट जो हमारा आंसर है दोस्तों कितना है, 185 जूल पर केल्विन है। दोस्तों BHU में ध्यान रखें, बहुत सारे आंसर अप्रॉक्सीमेट होते हैं, इसको ख्याल रखें। उससे BHU पहला ही पेज में इंस्ट्रक्शन देता है कि जो मोस्ट नियरेस्ट या अप्रोप्रिएट आंसर, जो आपको सबसे अच्छा आंसर लगे वही आप मारिए, किसी क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग रहे हैं तो भी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The change in entropy in SI units in an adiabatic free expansion of 1 mole of an ideal gas to double its initial volume is। दोस्तों चेंज इन एंट्रोपी हमको कैलकुलेट करना है, और एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन के लिए और 1 मोल गैस के लिए जब इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो देखते हैं फटाफट इसका कैलकुलेशन। दोस्तों नंबर ऑफ मोल 1 दिया है, इनिशियल वॉल्यूम को V मान लेते हैं, V1 इज इक्वल टू V। फाइनल वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ इनिशियल हो रहा है, यानी V2 इक्वल टू 2V हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। दोस्तों जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डेल्टा एस जो होता है दोस्तों, अगर वॉल्यूम के टर्म में आप एंट्रोपी चेंज निकालना चाहेंगे तो एक बहुत ही फेमस फार्मूला याद रखें, NR/ln/V2/V1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल 1 है, अभी R गैस कांस्टेंट है, तो N1 हो गया, R ही रहा, और ln V2 कितना है दोस्तों, 2V है। V1 कितना है, V है, V कट गया तो 2, यानी ln 2। R का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 8.314, और ln 2 का वैल्यू होता है 0.693। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5.761। यानी चेंज इन एंट्रोपी जब वॉल्यूम V से 2V हो जाएगा तब कितना होगा, 5.761। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसके लिए एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि अगर वॉल्यूम इस तरह से दिया हुआ है कि डिक्रीज कर रहा है, इतना से इतना से इंक्रीज कर रहा है, तब जो हमारा एंट्रोपी चेंज का फार्मूला होगा वो क्या होगा, NR/ln/V2/V1। बहुत ही फेमस फार्मूला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिलहाल जो आंसर है हमारा 5.761, तो अप्रॉक्सीमेट जो 5.76 आंसर है वो है ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोपी हैज द सेम यूनिट एच। दोस्तों इंट्रोपी और इंथैल्पी का सेम यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, ठीक है, तो याद रखें। इंटरनल एनर्जी का जूल होगा, जो पॉसिबल नहीं है, और टेम्परेचर भी पॉसिबल नहीं है, केल्विन, क्योंकि ये जूल पर केल्विन होता है इंट्रोपी का। इंथैल्पी का होता है दोस्तों, C के बराबर हीट कैपेसिटी का भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका सही ऑप्शन है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इन डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासियस मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोस्तों जो क्लासियस इनइक्वालिटी था वो था इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका दो वैल्यू है कि कब लेस देन होगा और कब 0 होगा, मतलब इक्वल टू कब 0 होगा और कब लेस देन 0 होगा। तो दोस्तों अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है, 0 होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है, यानी कि डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बाई टी इक्वल टू 0। और अभी हमको ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछा है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, ये लेस देन 0 होता है। इंट्रोपी चेंज जो होता है वो लेस देन 0 होता है, यानी ऑप्शन 3 क्या है दोस्तों, करेक्ट है। और ये ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है। अगर इंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। ना तो रिवर्सिबल होगा प्रोसेस, ना तो इरिवर्सिबल होगा अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 3 है। हाँ देखिए, हमने दोनों क्वेश्चन का PDF में आंसर भी लिख रखा है, जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गैस एट रूम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज। दोस्तों गैस
जो है साउंड जो है, इसका जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस और आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, ये दोनों देखिए हमने यहाँ लिख रखा है। जो साउंड का स्पीड है गैस में होता है बच्चों अंडर रूट गामा आर टी बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम मॉलिकुलर मास है, गामा एडियाबेटिक फैक्टर है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। लेट्स से क्वेश्चन 1। दोस्तों जो आर एम एस होता है, वी आर एम एस, वो हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, गामा अंडर रूट 3 RT/m होता है। तो इसको लेट इक्वेशन 2। हमको वी आर एम एस बाय वी स्पीड ऑफ द साउंड इन द गैस निकालना है। तो वी आर बाई वी एस कर लिए हम, इज इक्वल टू √3 RT/m मल्टीप्लाइड बाई, ये टर्म चूँकि डिवाइड में है तो उल्टा हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो m बाई गामा आर टी हो जाएगा। अब देख सकते हैं रूट रूट कैंसिल हो गया, ये आर टी कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट क्या बचा, सिर्फ 3 डिवाइडेड बाई गामा। तो जो दोस्तों वी आर एम एस उस गैस का और जो उस गैस का स्पीड होगा साउंड में, साउंड का उस गैस में, ये दोनों का जो रेशियो होगा दोस्तों कितना होगा, अंडर रूट 3 बाई गामा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन ए इस तरह से हमारा क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ल E इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी इज रिप्रेजेंटिंग। दोस्तों कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी जो है फैराडेज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, मॉडिफाइड या एक्सटेंडेड फैराडेज लॉ। आइए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो वी ऑल नो दैट कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी दिया है दोस्तों। ये आता कहाँ से, मैं वो आपको बता देता हूँ। सिंस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ई एम एफ ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई एम एफ ई इक्वल टू होता है -d∅v/dt। और ई एम एफ को लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल भी लिख सकते हैं, यानी कि ई इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू -d∅/dt। दिस इज व्हाट फैराडेज लॉ, ठीक है। आप ये समझ पा रहे हैं ना, अब इस टर्म को भी भूल जाइए। तो आप पढ़े हैं फैराडेज लॉ, ई इक्वल टू एम एफ इक्वल टू -d∅/dt। अब ये, अब उसके बाद देखिए कि जो एम एफ होता है उसको अपन लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू -d∅/dt, ठीक है। अब इस लाइन इंटीग्रल को हमको सरफेस इंटीग्रल में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्टोक्स थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो मालूम है स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। तो फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, तो ई डॉट डी एल को क्या बना देगा, कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, ये लाइन इंटीग्रल डी एल से डी एस में कन्वर्ट कर दिया और साथ ही जो वेक्टर है उसका कर्ल देता है, कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस। ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम ओनली इन द फर्स्ट इंटीग्रल। स्टोक्स थ्योरम फर्स्ट इंटीग्रल में अप्लाई किए। और जो आर एच एस है दोस्तों, उसको हम लोग देखो तो कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव भी कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो डो बी बाई डो टी डॉट डी एस लिख दिए और एरिया हमको डी एस कर दिए, एलिमेंट्री एरिया बी डॉट डी एस। और ये फाइव की जगह बी डॉट डी एस, तो डी एस बाहर चल गया तो डो बी बाई डो टी, और ये माइनस बाहर है। और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, सरफेस इंटीग्रल है तो सरफेस इंटीग्रल दे सकते हैं। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने यहाँ टोटल फ्लक्स के लिए ऐसा किया है। अब आप कंपेयर कीजिए दोनों साइड में, तो आप देखेंगे कि इधर से ये माइनस और डो बी बाई डो टी, और इधर से कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डो बी डो टी बरा, बाकी ये सरफेस इंटीग्रल डी एस कैंसिल हो गया, बचा क्या, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी। कैंसिल उंसल होता नहीं है, हम लोग कंपेयर करते हैं, थोड़ा इन जनरल बोल देते हैं ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग शुरू किए थे फैराडेज लॉ से, और ये आ गया कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी। तो बच्चों दिस इज नॉन एज मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड फैराडेज लॉ एंड ऑल्सो नॉन एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। So option 4 is the correct one. Next question है the pointing vector s of an electromagnetic wave is। दोस्तों pointing vector s is defined as e cross h, e cross h, या फिर अगर h को आप b के टर्म में लिखना चाहेंगे तो b इक्वल टू क्या होता है, मी नॉट h। तो h इक्वल टू b बाई मी नॉट हो जाएगा। तो e क्रॉस h के जगह b बाई मी नॉट, यानी b डिवाइडेड बाई मी नॉट।
तो ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है, याद रखें, ध्यान रखें। बाकी फ़िलहाल के लिए ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, the ratio of electric field vector E and magnetic field vector H, that is E by H, has the dimension of। दोस्तों E और H का जो डायमेंशन होता है वो रेसिस्टेंस का होता है। किसका होता है? रेसिस्टेंस का होता है, यानी ओम के बराबर होता है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद रख ले आप। दरअसल यहाँ पे एक टर्म भी डिफाइन होता है, शायद लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। ई बाई एच का जो रेशियो है दोस्तों वो जेड नॉट होता है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बोलते हैं, ठीक है। ई नॉट बाई एच नॉट भी बोलते हैं, इज इक्वल टू जेड नॉट, जिसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बोलते हैं। और इम्पिडेंस मतलब ऐसा यूनिट क्या होगा? रेसिस्टेंस, यानी कि ओम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर, एच का एम्पियर पर मीटर होता है, ये भी याद रखें। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा कि ये किसके यूनिट के बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, नॉट इंडक्टेंस, नॉट कैपेसिटेंस, नॉट प्रोडक्ट ऑफ एलसी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following Maxwell's equation implies the absence of magnetic monopole? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन ये बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो बहुत ही फेमस है, अपन 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो होने का क्या मतलब है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आके एग्जिस्ट डाइवर्ज नहीं करता है, ठीक है। डाइवर्ज नहीं कर रहा है मतलब डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो है, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन देयर इज नो सोर्स एंड सिंक, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 2, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई आर रिलेटेड बाय। तो हमने लिख रखा है यहाँ पे सॉल्यूशन, आइए देखते हैं दोस्तों। जो डी होता है डिस्प्लेसमेंट फील्ड वेक्टर, ये होता है एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोलराइजेशन पी। अगर मीडियम में किसी तरह का पोलराइजेशन नहीं है तो पी जीरो हो जाएगा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू ई। तो ये याद रखें आप। आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई जो है दोस्तों क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? मीडियम का परमिटिविटी है दोस्तों, और ई क्या है? हमारा मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ ई क्रॉस एच इज। दोस्तों ई क्रॉस एच का डायमेंशन क्या होगा पूछ रहा है। तो ये कौन सा क्वांटिटी है? पॉइंटिंग वेक्टर है, एस इक्वल टू होता है ई क्रॉस एच, और इसका जो यूनिट होता है दोस्तों पॉइंटिंग वेक्टर का होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्योंकि वाट होता है पावर का, और पावर होता है वर्क बाय टाइम, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, यानी ऑप्शन है दोस्तों इसका क्या होगा? करेक्ट वन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट वगैरह याद रखें और फार्मूला याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ई क्रॉस एच दैट इज अ पॉइंटिंग वेक्टर, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वाट मतलब दोस्तों पावर है, तो पावर का क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ये मीटर स्क्वायर मतलब एरिया है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से ऑप्शन वन इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। Propagation of electromagnetic wave in a medium, the dependence of phase velocity with frequency is called। दोस्तों जो प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन ए मीडियम, तो द डिपेंडेंस ऑफ फेज वेलोसिटी विद फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। हमने इससे पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो हमने वो शायद पोलराइजेशन कह दिया था, आई थिंक वो गलत है, माफ़ कीजिएगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डिस्पर्सन होगा, ठीक है। क्या होगा? डिस्पर्सन, याद रखें।
करेक्ट ऑप्शन डिस्पर्सन होगा इस क्वेश्चन का। फॉर ए गुड कंडक्टर द स्किन डेप्थ वेरीज एज। दोस्तों क्वेश्चन जेस्ट में भी बहुत बार पूछा गया है। गुड कंडक्टर के लिए स्किन डेप्थ ओमेगा के साथ किस तरह वेरी करता है, तो आइए देख लेते हैं पहले फॉर्मूला। फॉर गुड कंडक्टर जो स्किन डेप्थ होता है दोस्तों डी, स्मॉल डी, दैट इज √2/सिग्मा ओमेगा म्यू। तो आप देख सकते हैं कि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ओमेगा, क्योंकि 2 सिग्मा और म्यू को कांस्टेंट मान लें तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√ओमेगा, यानी कि स्किन डेप्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ओमेगा। स्किन डेप्थ इज इन्वर्सली एज √ओमेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्टली बोलता तो 1/√ओमेगा, इन्वर्सली बोलेगा तो ओनली √ओमेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, इसमें बहुत बच्चे एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। An AC voltage is applied to a parallel plate capacitor. The ratio of displacement current and conduction current through the capacitor in the external circuit is। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट का रेशियो बताना है, यानी कि JD/JC का रेशियो बताना है, और बताना है क्वांटिटी लेस देन 1 होगा कि ग्रेटर देन 1। तो फार्मूला मालूम होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे JD/JC का रेशियो होता है ओमेगा एप्सिलॉन बाय सिग्मा, जहाँ पे JD जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट वो dD/dt होता है, यानी कि ओमेगा एप्सिलॉन सिग्मा होता है, और JC जो होता है वो कितना होता है, कंडक्शन करंट डेंसिटी सिग्मा इंटू ई। दोनों का रेशियो लेंगे तो आएगा ओमेगा एप्सिलॉन बाय सिग्मा। और आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन जो होता है दोस्तों, एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी होता है, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर। समझ पा रहे हैं? तो एक सेकेंड, मुझे लगता है कि ये क्वांटिटी लेस देन होगा, यस, क्योंकि एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10⁻⁻12। तो ऊपर में मुझे लगता है 10⁻⁻12 का एक फैक्टर आएगा, तो ओवरऑल ये जो रेशियो है उसको कम कर देगा, यानी कि ये क्वांटिटी को लेस देन 1 बना देगा, ठीक है। तो नॉट ग्रेटर देन 1, इट इज़ लेस देन 1। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, रॉन्ग कैलकुलेशन, तो इट इज़ लेस देन 1। हमने कैसे किया आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि हमने ये लॉजिक लगाया कि ये जो एप्सिलॉन है इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर, या रिलेटिव परमिटिविटी। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12, तो ऊपर में 10⁻⁻12 का फैक्टर आ चुका है, तो ये पूरा ओवरऑल क्वांटिटी को लोअर कर देगा, ठीक है। तो लेस देन 1 कर देगा, इससे हमने दिमाग लगाया, इस तरह से मतलब इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane electromagnetic wave traveled in a vacuum with a velocity is given by। दोस्तों जब हवा में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करता है तो उसका स्पीड जो होता है वो लाइट ऑफ स्पीड के बराबर होता है, c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 जो है दोस्तों क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main parameter for determining whether a medium is free space, lossless, dielectric, loosely dielectric और good conductor? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है लॉस टेंजेंट टेन थीटा, जो सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन होता है, सॉरी ओमेगा एप्सिलॉन बाय सिग्मा आई थिंक होता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो लॉस टेंजेंट है टेन थीटा वो JC बाय JD का रेशियो होता है, यानी कि सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, और यही डिसाइड करता है कि मीडियम क्या होगा। हमने वैल्यू भी लिख दिया है कंसेप्ट के लिए। टेन थीटा का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो मीडियम लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक होगा। अगर टेन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये गुड कंडक्टर होगा, और टेन थीटा का वैल्यू 1 है तो ये लूजी डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, याद रखें इनको।
तो इस तरह से अभी फ़िलहाल जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि इस पैरामीटर को कौन डिसाइड करता है कि मीडियम कैसा होगा, लॉस टेंजेंट डिसाइड करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For a material medium characterized by conductivity sigma and permittivity epsilon exposed to sinusoidally varying field E of frequency omega, the ratio of conduction current density to displacement current density। दोस्तों हमने क्वेश्चन देखा है, अभी अभी हमने देखा है कि जेसी बाई जेडी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिग्मा बाई ओमेगा एप्सिलॉन। आप यहाँ देख सकते हैं, अभी इसी क्वेश्चन में हम देखे थे जो जेसी बाई जेडी का रेशियो है, यानी कंडक्शन करंट डेंसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कॉपर सिग्मा इक्वल टू 10⁻⁻² and epsilon equal to 3 epsilon naught, the conduction current and displacement current will be equal at the frequency। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों देखिए सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है SI यूनिट में 10⁻⁻² और एप्सिलॉन का भी वैल्यू दिया हुआ है 3 एप्सिलॉन नॉट। पूछ रहा है किस फ्रीक्वेंसी पे कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी यानी जेसी बाई जेडी बराबर होगा। तो जेसी का वैल्यू क्या होता है सिग्मा इंटू ई और जेडी का वैल्यू होता है ओमेगा एप्सिलॉन ई। देखिए ई कट गया, ओमेगा इक्वल टू बचा सिग्मा बाई एप्सिलॉन और सिग्मा का वैल्यू है 10⁻⁻² और एप्सिलॉन है 3 एप्सिलॉन नॉट, मीडियम का परमिटिविटी। आगे आप देख सकते हैं कि हम लोग ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ इक्वल टू दिस वन, तो एफ इक्वल टू 10⁻⁻² बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आके देखिए डिवाइड हो गया। आगे इसको फर्दर 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। अब आगे यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों एफ इक्वल टू 10⁻⁻² और ये -12 ऊपर चला गया तो +12 डिवाइडेड बाई 166.81। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 0.00599 10⁻10 हर्ट्ज। ये यहाँ से 10⁻+10 आ गया और फाइनली इसको अगर आप ढंग से लिखेंगे तो ये 59.9 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, यानी कि अप्रॉक्स जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों उसको हम लोग 60 मेगा हर्ट्ज कह सकते हैं, क्योंकि 10⁻6 को हम लोग 1 मेगा लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 60 मेगा हर्ट्ज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, 60 मेगा हर्ट्ज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In a dielectric material having relative permittivity 12, the displacement current is 25 times greater than the conduction current at 100 megahertz. The conductivity of the dielectric is। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव परमिटिविटी जिसको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं 12 दिया हुआ है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो 25 से ग्रेटर देन है जेसी, यानी कि कंडक्शन करंट डेंसिटी यानी कि जेडी इक्वल टू 25 जेसी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जेडी बाई जेसी का रेशियो कितना हो गया 25। फ्रीक्वेंसी दोस्तों दिया हुआ है 100 मेगा हर्ट्ज यानी 100 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। कंडक्टिविटी सिग्मा निकालना है। दोस्तों जेडी बाई जेसी का रेशियो कितना होता है अभी हम लोग देखें ओमेगा एप्सिलॉन बाई सिग्मा। तो ये जेडी बाई जेसी का रेशियो अभी दिया हुआ है 25, ओमेगा को हमने 2 पाई एफ लिख दिया। एप्सिलॉन दिया, एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों मीडियम का जो परमिटिविटी होता है डिवाइडेड बाई जो फ्री स्पेस का होता है वो ई आर के बराबर होता है। तो मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर, यानी कि फ्री स्पेस का परमिटिविटी मल्टीप्लाइड विथ रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए हमने एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर लिख दिया एप्सिलॉन की जगह और डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है,
और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखिए क्या लिखा है 8.85 10⁻12। एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ था 12 और ये 2 पाई और फ्रीक्वेंसी को 10⁸ यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁸ हो जाएगा और डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब यहाँ से हमको सिग्मा निकालना है तो जस्ट सारा वैल्यू पुट कर चुके हैं, अब कैलकुलेट करना है सिर्फ। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 25 इक्वल टू 6.67 माइनस 27 10⁻⁻4 बाई सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू 667.27 बाई 25 इंटू 10⁻⁻4 यानी 26.69 10⁻⁻4। और इसको अगर सारा पॉइंट में लिखेंगे तो सिग्मा कितना आ रहा है इन एसआई यूनिट, इट इज़ 0.0026 इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो आइए देखते हैं 0.00267 यानी कि ऑप्शन 1 क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन ए नॉन कंडक्टिंग नॉन मैग्नेटिक मीडियम द स्क्वायर ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज गिवन एज। ओहो, द स्क्वायर ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों स्क्वायर ऑफ इंडेक्स ऑफ एन इक्वल टू जो होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वो होता है एप्सिलॉन रूट अंडर ई आर होता है, तो स्क्वायर ऑफ रिफ्रैक्शन इज ओनली ई आर होगा। तो मुझे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्यों नहीं है। स्क्वायर ऑफ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन तो ओनली ई आर होना चाहिए। हमने सिर्फ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्वेश्चन में समझा था पूछ रहा है, इसलिए हमने ये फार्मूला लिखा था। तो क्वेश्चन शायद एरर है या पता नहीं ऑप्शन क्यों मैच नहीं कर रहा है, छोड़ देते हैं इसको। आप देख सकते हैं अपने स्तर से इसको एक बार आप ट्राई कर लें। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ए मीडियम हैज कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 10⁻², म्यू आर इक्वल टू 2, एप्सिलॉन आर इज 3, द डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन एट 2 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, मैंने शायद कैलकुलेट किया तो पता नहीं क्यों मिस्टेक है, शायद आंसर नहीं आया। कंडक्टिंग मीडियम के लिए जो पेंट्रेशन डेप्थ होता है इसको स्किन डेप्थ कहते हैं दोस्तों, ये होता है √2 बाई सिग्मा ओमेगा इंटू म्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा ओमेगा म्यू को लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट, क्योंकि म्यू बाई म्यू नॉट का रेशियो जो होता है वो म्यू आर होता है। म्यू क्या है यहाँ पे, मीडियम का परमेबिलिटी, म्यू नॉट फ्री स्पेस का, और इनका जो रेशियो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर होता है। तो म्यू हो गया म्यू नॉट म्यू आर, 2 को रहने दिया, सिग्मा ओमेगा को देखिए 2 पाई आप में ब्रेक कर लिया और ये म्यू आर म्यू नॉट 2 कट भी गया, देख सकते हैं आप। बाकी ये सिग्मा दिया हुआ है, पाई कांस्टेंट है, एफ दिया हुआ है, म्यू आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है और म्यू नॉट का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये अपन मैग्नेटो स्टैटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। इन सारा वैल्यू को जब आप पुट करेंगे दोस्तों इस डी का एक्सप्रेशन में, यहाँ अगर आप सारा वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो जो डेप्थ ऑफ पेंट्रेशन है या स्किन डेप्थ वो जो आ रहा है आई थिंक मैच नहीं कर रहा है, शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार अपनी तरफ से भी आप इसको चेक कर लें। बाकी कंसेप्ट यही है, फार्मूला यही है। ठीक है, एक बार आप अपनी तरफ से चेक कर लें, और नहीं भी आता है अगर आपके चेक करने से भी, तब ये क्वेश्चन जो होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शंस में कहीं मिसप्रिंट होगा, मार्क्स टू ऑल होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। 2014 में पहुँच चुके हैं हम लोग दोस्तों, ये 2016 ख़त्म हो गया, 15 भी ख़त्म हो गया। अब जो क्वेश्चन आएंगे 2014 BHU के एमटी एंड थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, इंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन इज। दोस्तों जो इंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन है वो एस इक्वल टू होता है के लॉग डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे इंट्रोपी और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट का रिलेशन होता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी का रिलेशन होता है वास्तव में होता है -k समेसन ओवर i pi ln pi। ठीक है, तो राउंड अप करेंगे तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln pi और विथ सम कांस्टेंट k इट इज ln pi।